तो स्वागत दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ आबकारी चेक का टॉप 40 क्वेश्चन के बारे में। और इसमें आपको सिर्फ भारत का क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और वो भी व्यापम के पैटर्न के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। जो व्यापम अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा है ना, उसी के पैटर्न के हिसाब से आपको इस वीडियो में क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको लगेगा कि आप जो है व्यापम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारत के चार दिशात्मक बिंदु इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गुहार मोती और किबिथु देश के सबसे दूरस्थ बिंदु हैं। अब कारण देखते हैं। ये बिंदु भारत की भौगोलिक सीमा निर्धारित करने में सहायक है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। और देखो हर क्वेश्चन के नीचे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आंसर भी, और आंसर के साथ पूरा डिटेल मिल जाएगा, क्यों है क्या है कैसे करके। तो आपको जो है समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है व्यापम भी पैसेंट के हिसाब से ही क्वेश्चन को तैयार करते हैं। तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब मतलब टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। हमारे जो चैनल का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल में सर्च कर लेना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो देखो भारत के चार दिशात्मक बिंदु हैं, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गुहार मोती और किबिथु। ये बिंदु देश के दूरस्थ सुदूरतम छोरों को चिन्हित करता है, ठीक है। देखो इंदिरा कॉल जो है यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है, जो लद्दाख में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट जो है यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। और गुहार मोती यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है। और देखो ये जो किबिथु है, ये जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये सभी बिंदु भारत की भौगोलिक सीमा को परिभाषित करते हैं, ठीक है। देखो ये जो इंदिरा पॉइंट है ना, इसको, और इसका जो अन्य नाम क्या है दोस्तों, इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और जो अंडमान निकोबार के किस द्वीप में है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट ये है ग्रेट निकोबार में, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसका राजधानी क्या है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली मतलब 2025 में उसका राजधानी का नाम चेंज हुआ है। तो बताना कमेंट में कि क्या है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं और डिटेल देख लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर आपको लद्दाख मिल जाएगा, ठीक है, इंदिरा कॉल, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा इंदिरा कॉल। और यहाँ पर आपका गुहार मोती, ठीक है, गुजरात में। और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपको मिल जाएगा किबिथु, ठीक है। और यहाँ अंडमान निकोबार में आपको मिल जाएगा इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को। और क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, व्यापम के पैटर्न के हिसाब से जो पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको एंड तक देखना है वीडियो को, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है। और व्यापम जिस हिसाब से पूछ रहा है यार, वो बहुत ही मतलब खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको जो है ना बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है, व्यापम के पैटर्न के हिसाब से। और उसी हिसाब से आपको स्पीड बना के जो है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। ये रहा दूसरा नंबर, ठीक है। परमाणु ऊर्जा केंद्र और राज्य दिया, ठीक है। तो इसको मिलान करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो काकरापार है, ये कहाँ है दोस्तों, परमाणु केंद्र ये कहाँ है, ये है आपका गुजरात में, ठीक है। यह है गुजरात में, ठीक है। और तारापुर कहाँ दोस्तों, आप तारापुर जानते हैं, महाराष्ट्र में, ठीक है। और कल्पक्कम कहाँ है दोस्तों, ये तमिलनाडु में, ठीक है। और रावत भाटा कहाँ है, ये राजस्थान में है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये व्यापम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा बोला जाए तो IMP क्वेश्चन, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों को उनकी स्थापना तिथि के साथ सही रूप में मिलाइए बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो कॉलम 1 कॉलम 2 दिया, ठीक है। तो इसको मिलाना है। तो देखो दुर्गापुर हो जाएगा दोस्तों 1956 में बना, ठीक है। भिलाई आप सभी जानते हैं 1955 में। और राउरकेला, ठीक है, 1959 में। और बोकारो जो है 1964 में, ठीक है।
तो देखो इसको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो रहेगा। इसको इस प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। और इसको जो है ऑर्डर में जमाने के लिए पूछ सकता है कि इनमें से जो है ये नहीं दिया रहेगा, ठीक है, ये सब ऑप्शन नहीं, ये नहीं दिया रहेगा, ठीक है। और इसको बोला जाएगा कि मतलब क्रम में सजाओ बोला जाएगा, ठीक है, कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ करके, ठीक है। तो ये इसी ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। 1955 पहले, फिर 1956, फिर 1959, फिर 1964, इसी हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब इसी हिसाब से, ठीक है। या तो इसी प्रकार से देगा या तो फिर ऑर्डर में जमाने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यही दोनों प्रकार से दे सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर और देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, देखो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे देखो 1955 में जो है सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था, ठीक है, बोकारो को, मतलब भिलाई को, ठीक है, भिलाई को है। और बोकारो को जो है 1964 में सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया। और राउरकेला को जो 1964 में पश्चिम जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया, ठीक है। और दुर्गापुर को 1956 में यूनाइटेड किंगडम की सहायता से स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दे देगा भिलाई, बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर, मतलब, ठीक है। और इसको बोला है कि मतलब किस किस देश से मतलब ना सहायता से स्थापित किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकते हैं, मतलब 3 प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन दिया है भारत की अधिकांश नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, कारण भारत का प्राचीन भूभाग पश्चिम की तुलना में पूर्व की ओर झुका हुआ है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, मतलब जो है देखो भारत की अधिकांश नदियाँ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ना कि यहाँ पर बोला है उत्तर से उत्तर पूर्व बहती बोला, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। और देखो भारत का प्राचीन भूभाग पश्चिम की तुलना में पूर्व की ओर झुका हुआ है। हाँ, ये सही है, ठीक है। इसको डिटेल में और देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो भारत की अधिकांश नदियाँ जो हैं पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, लेकिन वे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती बोले, ठीक है। कुछ नदियाँ जैसे नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है। भारत में नदियों के बहाव की दिशा मुख्य रूप से देश के भूभाग के ढलान पर निर्भर करती है, ठीक है। और भारत का ज़्यादातर भूभाग पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान वाला है, इसलिए अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। उदाहरण के लिए गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, महानदी जैसी प्रमुख नदियाँ जो है पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। जबकि नर्मदा, ताप्ती और पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। और भारत का प्रायद्वीपीय पठार पश्चिम की तुलना में पूर्व की ओर झुका हुआ है, ठीक है, जिसके कारण देखो ढलान, ठीक है, जिसके कारण जो है ढलान जो है प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। नदियों का बहाव इसी ढलान के कारण अधिकांश नदियाँ जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती है। और पश्चिम घाट और पूर्वी घाट, ठीक है, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं, जिससे यह ढलान और भी स्पष्ट होता है, ठीक है। सबसे पुराना भूभाग जो है प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। कथन दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता शब्द शामिल है, कारण ये शब्द संविधान में प्रारंभ से ही थे और संविधान सभा द्वारा 1949 में जोड़े गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कथन सही है परंतु कारण गलत है। अब क्यों कारण गलत है यहाँ पर आपको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये रहा, देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता शब्द शामिल है। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्दों को शामिल करने का उद्देश्य भारत के कल्याणकारी राज्य और धार्मिक सहिष्णुता के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करना था, ठीक है। एकता और अखंडता शब्द को शामिल करने का उद्देश्य राष्ट्र की एकता को मजबूत करना था। इन शब्दों को शामिल करने के पहले प्रस्तावना में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा था, जिससे
बदलकर संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य किया गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बोला 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है 1949 द्वारा जोड़े। ठीक है, तो ये जो कारण है गलत है, बट कथन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6वां है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6वां है, यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन कौन से तथ्य भारत के राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित है। तो देखते हैं पहला, देखो जो भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 107, हाँ है। ठीक है, अब के देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान देश के 1.35% भूभाग को कवर करता है। हाँ करता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान 2025 में नया घोषित हुआ है। हाँ हुआ है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। नहीं, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल में और इसको। ठीक है, देखो व्याख्या में बोला है कि उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है राष्ट्रीय उद्यान है कितना है, 12 है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख में स्थित है और 4400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ दुनिया के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और लगभग 5 वर्ष का लगभग 5 वर्ग, ठीक है, 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। यह मणिपुर में स्थित है और लोकटक झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसको लोकटक झील को भी पूछते हैं कहाँ है, कौन से राज्य में है, तो ये लोकटक झील जो मणिपुर में है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी बन गया। और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है केबुल लामजाओ है, मणिपुर में है। ठीक है, और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह 1936 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और पहले इसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता है। ठीक है, और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, इसी को भारत का राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। ठीक है, और देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश में 12, अंडमान निकोबार 9, ठीक है, उत्तराखंड में 7 और उड़ीसा। ठीक है, जो अभी सिमलीपाल जो है 107वां जो है राष्ट्रीय उद्यान बना जो है वो है अभी सिमलीपाल है। ठीक है, कहाँ है सिमलीपाल, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में एक और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, उसको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आप जो है मतलब इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो देखो इसमें लगेगा कि आपको 40 क्वेश्चन, लेकिन ये जो है 40 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है ना एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हैं। ठीक है, और उसका आंसर भी है। ठीक है, तो आगे भी जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंड तक देखना, एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत करना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्यापम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, क्योंकि व्यापम अभी डेट में पागल हो गया है। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है। ठीक है, और बोला जाए तो कथन कारण के हिसाब से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जो है मैंने क्वेश्चन को रेडी किया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मतलब वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्न में से कौन कौन से शासक दिल्ली सल्तनत से संबंधित थे। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, तो देखो इसमें से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी है। ठीक है, इल्तुतमिश ये भी है, अलाउद्दीन खिलजी ये भी है, बट बाबर नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए हो जाएगा। इसको डिटेल में और देख लेते हैं। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले गुलाम वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत के शासक बने और उन्होंने सल्तनत को मजबूत किया। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ठीक है, बट जो बाबर है ये नहीं इन्होंने किया था। ठीक है, बट इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे जो 1526 में दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद सत्ता में आए बोले। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद आया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्न में से किन किन मुगल सम्राटों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आंसर नहीं पहले बता देता हूँ ऑप्शन को पढ़ के, ठीक है। देखो इसमें से जो है अकबर, ठीक है, अकबर ने अपनाई है, जहांगीर ने भी अपनाई है, बट औरंगजेब और बाबर ने नहीं अपनाई है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया है कि अकबर और जहांगीर ने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई, ठीक है, औरंगजेब ने कट्टर नीति अपनाई, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है 1857, कथन दिया है 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। अब कारण देखते हैं, वहाँ के सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों के विरोध में विद्रोह किया था। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पर है व्याख्या, ठीक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है मेरठ से हुई थी, और ये 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विरोध शुरू हुआ था। यह विरोध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब विद्रोह के कारण में चर्बी वाले कारतूसों का मुद्दा, आर्थिक शोषण और राजनीतिक दमन शामिल थे, ठीक है। मेरठ से उठी यह चिंगारी जल्द ही पूरे उत्तर भारत में फैल गई और एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं विद्रोह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। देखो शुरुआत जो हुआ था 10 मई और 1857 में को हुआ था मेरठ में, ठीक है। कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ठीक है, और आर्थिक शोषण और राजनीतिक दमन, बहुत सारे कारण थे। जो मेजर जो है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था, ठीक है, और ये भी थी, ठीक है। देखो महत्व है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ठीक है। और नेता देख लेते हैं कौन कौन से नेता, ठीक है। तो देखो इसमें जो है 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस विद्रोह में कई नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें से 10 प्रमुख है, ठीक है। पहला देखते हैं मंगल पांडे, ठीक है, जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे, ठीक है, जिन्होंने विद्रोह की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा बेगम हजरत महल, ठीक है, जो है लखनऊ की शासक थी, ठीक है, जिन्होंने अपने बेटे ब्रिजेश कादिर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा जो है बहादुर शाह जफर, ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह, जिन्हें विद्रोह का नेता घोषित किया गया था, हालांकि उनका प्रभाव सीमित था, ठीक है। चौथा है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जो अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती है। तात्या टोपे है 5वां, ठीक है, नाना साहब के एक प्रमुख सहयोगी और कुशल योद्धा थे, ठीक है। 6वां है नाना साहब, ठीक है, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, जिन्होंने कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है। और 7वां है कुंवर सिंह, ठीक है, जो बिहार के जगदीशपुर के एक जमींदार थे, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। और 8वां है बख्त खां, जिन्होंने, ठीक है, बरेली के एक सैनिक, जिन्होंने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है। और 9वां है मौलवी अब्दुल्ला, ठीक है, अहमदुल्ला शाह, ठीक है, अवध के एक नेता, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया था, ठीक है। 10वां है अजीमुल्ला खान, ठीक है, नाना साहब के सलाहकार, जो विद्रोह की योजना बनाने में शामिल थे, ठीक है। देखो यह विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इनमें भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया, ठीक है। यही जो पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम था, जिसने नींव रखी, ठीक है, हमारी स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, स्वतंत्रता लड़ाई के लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, कथन दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कारण देखते हैं, कांग्रेस का उद्देश्य शुरू में ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कारण है, कांग्रेस का उद्देश्य शुरू में ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तो देखो ये जो कारण है गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि देखो कांग्रेस का उद्देश्य जो है में शुरू में बोल रहा है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तो शुरू में ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, ठीक है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, मैं ये बोल दिया था। देखो अब क्यों है, देखो देखो यहाँ पर दिया है, व्याख्या दिया है, सेवानिवृत्त ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा अधिकारी एलन ऑक्टेवियन हुम ने शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया था, ठीक है। तो देखो इसका जो उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों, भारतीय बोला है कि शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसीलिए किया गया था, ना कि जो है आपका कांग्रेस का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार की स्वतंत्रता प्राप्त करना, शुरू में उद्देश्य नहीं था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन दिया है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। कारण, गंगा नदी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, और अरब सागर में मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बोला, देखो कारण बोल रहा है, गंगा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है बोल रहा है, ठीक है, जबकि पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ठीक है, और अरब सागर में बोल रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कथन सही है परंतु कारण गलत है, ठीक है। देखते हैं अब डिटेल में इसको। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह लगभग 25 किलोमीटर है, ठीक है, 25 किलोमीटर है, मतलब किलोमीटर लंबी है, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है। और गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है, ठीक है। और गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ठीक है, गंगा नदी जो है पश्चिम की ओर नहीं बहती है, पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण एक और कौन सा नदी है उससे करता है, उसको आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। हिंट दे देता हूँ, वो जो है असम से होकर आता है, ठीक है। तो बताना है आपको कौन सा नदी है जो है गंगा से आकर मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है, और कहाँ करता है इसको भी कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन दिया है, हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है। कारण, यह शीतकालीन मानसून को बंगाल की खाड़ी में धकेलता है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको डिटेल में थोड़ा सा। देखो, हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है और यह शीतकालीन मानसून को बंगाल की खाड़ी में धकेलता है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी भाग में एक विशाल दीवार की तरह खड़ा है जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और इस प्रकार भारत को भीषण ठंड से बचाता है। इसके अलावा यह दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को रोककर भारत में वर्षा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका है। हिमालय पर्वत से जलवायु पर प्रभाव, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या प्रभाव है। तो देखो, ठंडी हवाओं से सुरक्षा होता है, ठीक है। हिमालय पर्वत मध्य एशिया में आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को भारत में प्रवेश से रोकता है, ठीक है, जिससे भारत के उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं, ठीक है। अगर मान लो नहीं रोकेगा तो वो क्या ठंड हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगा। मानसून को नियंत्रित करता है बोल रहा है, ठीक है। हिमालय पर्वत बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोककर उन्हें भारत में वर्षा कराने के लिए मजबूर करता है, जिससे देश में पर्याप्त वर्षा होती है, ठीक है। और सबसे बड़ा ये है जेट स्ट्रीम, ठीक है। देखो, जेट स्ट्रीम का विभाजन, हिमालय पर्वत जो है पश्चिमी जेट धाराओं को दो भागों में विभाजित करता है, जिससे दक्षिण की ओर जाने वाली शाखा भारत में प्रवेश करके मानसून लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ठीक है, बताती बोल रहा है, ठीक है। और भूमि और जल वितरण भी होता है, ठीक है। हिमालय पर्वत भारत के भूमि और जल वितरण को प्रभावित करता है, जिससे देश में विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। तो जो है ये जो है क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है, भारत के लिए। अगर ये नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर हिमालय पर्वत है तो इसी के सहारे बहुत सारी चीज़ें जो है कंट्रोल होती है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
13 है, कथन दिया है पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कारण देखते हैं, यह क्षेत्र दुर्लभ जीव जंतुओं और पौधों को विविधता के लिए जाना जाता है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। अब क्यों करता है दोस्तों, इसको डिटेल में आप देखेंगे, ठीक है। देखो व्याख्या है, पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और यह क्षेत्र अपनी अद्वितीय जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इसमें पौधों और जानवरों की कई दुर्लभ और स्थानीय प्रजातियां पाई जाती है। 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी, जिसमें 43 अलग अलग स्थल शामिल है, ठीक है। 2025 तक भारत में कुल टोटल 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से 35 सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल शामिल है, ठीक है। तो आपको बताना है, अगर पता होगा तो एक जो मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर है, ठीक है, कौन सा है और किस राज्य में है, ठीक है। और इसको और देख लेते हैं, ठीक है, विस्तार में। जैव विविधता, ठीक है। अब जैव विविधता होता है, क्यों होता है, देखो पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, भारत की पश्चिमी तट के समांतर एक पर्वत श्रृंखला है। यह क्षेत्र वनस्पतियों और जीवों की उच्च विविधता का घर है, जिनमें से कई प्रजातियां इस क्षेत्र के लिए स्थानिक है, ठीक है। दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। पश्चिमी घाट में 299 पौधों की प्रजातियां और 31 स्तनपायी प्रजातियां और 15 पक्षी प्रजातियां और 43 उभयचर प्रजातियां और 5 सरीसृप प्रजातियां और एक मछली प्रजाति वैश्विक रूप से खतरे में है, ठीक है। इसलिए जो है दुर्लभ प्रजातियां हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। कथन दिया है, हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कारण देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत को समाप्त करने के लिए की गई थी। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्यों है गलत यहाँ पर। देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत को समाप्त करने के लिए नहीं की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, ठीक है। जब दिल्ली सल्तनत पर मुगल बिन तुगलक का शासन था। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में मुस्लिम शासकों के बढ़ते प्रभाव और हमलों का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था, न कि दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह समाप्त करने के लिए, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन दोस्तों व्यापम के पैटर्न के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यापम जो है अभी डेट में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, और देखना, ठीक है। और अपने मतलब वीडियो को ना स्टॉप कर लेना, ठीक है। उसके बाद प्रश्न को पढ़ना, उसके बाद अपने से तुम लोग अपने से ना क्वेश्चन को ना पढ़ना और आंसर देना, ठीक है, कि देखना कि सही होता है कि क्या गलत होता है, ठीक है। उसके बाद आप आंसर तो मेरे द्वारा जान ही जाएंगे। बाकी आप जो है वीडियो को ना स्टॉप करके अपने से ही क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कथन दिया है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। कारण देखते हैं, वहाँ पर बड़ी मात्रा में समाधियाँ और शवाधान स्थल पाए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इस स्थल की खुदाई में बड़ी संख्या में मानव कंकाल मिले, जिससे यह नाम पड़ा और जिससे यह नाम पड़ा, ठीक है। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। 1922 में राखालदास बनर्जी ने इस स्थल की खोज की और खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहर के अवशेष मिले, ठीक है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है, मतलब इसलिए कहा जाता है बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन दिया है हेनसांग भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। कारण
वह बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु भारत आया था। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल में इसको। देखो हिनसांग चीनी बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, और वे 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। उस समय भारत का राजा हर्षवर्धन शासक था। ठीक है, हिनसांग बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए भारत आए थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्ति की। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के बारे में लिखा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। कथन दिया है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। कारण यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कथन दिया है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, कारण देखते हैं इस युद्ध में हेमू की जीत हुई और मुगल शासन का अंत हो गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। देखो व्यापम में डिट्टो यही ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जो है व्यापम के हिसाब से आपका माइंडसेट भी डेवलप हो जाएगा। अगर आपने जो है परीक्षा तक हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे और रेगुलर क्लासेस लेते रहे। ठीक है, और रिवीजन करते रहे तो आपको डेफिनेटली हमारे जो है चैनल से हेल्प मतलब बहुत से हेल्प होगा। ठीक है दोस्तों, जो आपको परीक्षा में जो है अच्छा स्कोर करने के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको डिटेल में। डिटेल देख लेते हैं। व्याख्या है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान और खान जमान कर रहे थे, जबकि हेमू ने अपनी सेना का नेतृत्व किया था। और यह युद्ध मुगल और अफगानों के बीच दिल्ली के नियंत्रण के लिए संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई और मुगल साम्राज्य की जो है जो स्थिति मजबूत हुई। ठीक है, तो यहाँ पर यही दे रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो इसमें जो है हेमू की जीत नहीं हुई थी। ठीक है, यहाँ पर हो जो है अकबर का जो है जीत हुआ था। ठीक है, तो ये कारण जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ठीक है, कथन दिया है माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है और यह नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखो, और जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है दोस्तों ये जो है बढ़ते रहता है। ठीक है, अभी 48 है, थोड़ी देर बाद मतलब आगे जैसे और मतलब टाइम आगे जाता जाएगा तो इसका जो हाइट है और बढ़ते जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहीं पर 48 रहेगा, कहीं पर 49 रहेगा, तो ये 48-49 मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। ठीक है, हाइट। ठीक है, तो कहीं पर आपको जो है 49 मिलेगा। ठीक है, कहीं पर 50 मिलेगा, तो उसका उतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,800 मीटर है। यह नेपाल और तिब्बत मतलब चीन है। ठीक है, चीन मतलब जो है चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, भारत के में भी ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पर चीन लिख दिया। ठीक है, बाकी जो है भारत और जो है आपका भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है। ठीक है, भारत नेपाल और चीन भी बोल सकते हैं। ठीक, मतलब उसके आसपास। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन कौन से अधिनियमों ने भारत में ब्रिटिश शासन की व्यवस्था को प्रभावित किया। तो देखो इसमें जो है ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार अधिनियम 1858 और तीसरा है मतलब के भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो ये तीनों मतलब ये तीनों
जो अधिनियम है, ठीक है, ये भारत में ब्रिटिश शासन की व्यवस्था को प्रभावित करता है, ठीक है। बाकी जो ये मतलब एल जो है ना, बंगाल अधिनियम 1929, ये नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल अधिनियम 1929 नामक कोई अधिनियम नहीं था, जबकि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, ना कि जो है ना कि कोई अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, मतलब कथन बोल रहा हूँ, निम्न में से कौन कौन से अधिनियमों ने भारत में विधान परिषदों की स्थापना और विस्तार किया। तो देखो ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये तीनों है, ठीक है। जबकि पिट्स इंडिया एक्ट है ये नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर डिटेल दिया है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है कार्यपालिका नियंत्रण के लिए था, ना कि जो है विधान परिषद के लिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन कौन से अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण हैं। तो कौन कौन से दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, माल्य मिंटो सुधार 1919 मतलब 1909 और शिक्षा नीति अधिनियम 1913 ये नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिटेल में दिया है दोस्तों, ठीक है, क्या है कैसे, इसको एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, ठीक है। देखो 23वां क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए बोला है, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसका जो राइट आंसर डायरेक्ट मैं यहाँ जो है आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये हुआ था, फिर बंगाल विभाजन, ठीक है, फिर आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन, ठीक है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर डिटेल में दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1825 वायसराय, ठीक है, डफरिन था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 एक करजन था, ठीक है, उस समय वायसराय। बंगाल विभाजन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन 1907 और सूरत जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन कौन से प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी हैं बोल रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से गैर कांग्रेसी है, तो देखो मोरारजी देसाई ये भी है, अटल बिहारी वाजपेयी ये भी है, चौधरी चरण सिंह ये भी है, लेकिन इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस के थे, ठीक है। बाकी ये तीनों हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किन किन प्रधानमंत्री ने भारत में आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की दिशा में कार्य किया। तो कौन कौन से कार्य किया दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव ने किया, ठीक है, और मनमोहन सिंह ने किया, ठीक है, और नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं किया, ठीक है। अब क्यों नहीं किया यहाँ पर आप डिटेल में देखेंगे। देखो शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान दिया, ठीक है, का नारा दिया, ठीक है, पर आर्थिक उदारीकरण 1991 में ठीक है, क्या बोलते हैं, राव मनमोहन के दौर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मतलब राव मतलब ये है पर नरसिम्हा राव, ठीक है, और मनमोहन सिंह के दौर में मतलब शुरू हुआ था, ठीक है। तो कहाँ से होगा, ठीक है। तो 26वां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26वां है। क्वेश्चन नंबर 26वां है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में आपातकाल लगा था। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपातकाल लगा था दोस्तों, तो ये था इंदिरा गांधी के, ठीक है, इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सिर्फ आई, ठीक है, मतलब इंदिरा गांधी, ठीक है, बाकी इनके काल में नहीं लगा था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल में कि भारत में आकातकाल जो है 1975 से 1977 तक 21 महीने की अवधि थी, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक और बाहरी खतरों का हमला देते हुए
पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27वां है। क्वेश्चन नंबर 27वां है, निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो कौन कौन से है दोस्तों? तो देखो, इसमें से हो जाएगा अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है, ये है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये भी है। बट ये जो है ना, ठीक है, एल अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो अनुच्छेद 40 जो है नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, मौलिक अधिकार का नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो 40 है, ठीक है, यहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन दे दिया है, बाकी ये नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है ये बोला। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 28वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो है मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री और उसका जो योगदान है। ठीक है, तो देखो लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण जो में परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है, वो। पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, ये हो जाएगा आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत। और नरेंद्र मोदी जो है स्वच्छ भारत मिशन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29वां को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29वां है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन ही भी देख लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन से तथ्य जनगणना से संबंधित है? कौन कौन से है दोस्तों, देखते हैं। पहला है, भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। दूसरा आई हो गया। जे देखते हैं, नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। ठीक है, के देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1991 में हुई थी। हाँ, ये भी सही है। बट ये जो जनगणना हर वर्ष 5 वर्ष में होती है, ये गलत है। ठीक है, जनगणना जो है हर वर्ष जो है 10 वर्ष में होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों सही हैं। ठीक है, देखो जनगणना जो 10 वर्ष में होती है, ना कि 5 वर्ष में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां है। निम्नलिखित में से कौन कौन सा तथ्य कथन सत्य है? तो कौन कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता केरल में, हाँ केरल में है। न्यूनतम साक्षरता बिहार, हाँ इसमें है, यहाँ न्यूनतम साक्षरता दर। ठीक है, न्यूनतम महिला साक्षरता दर बिहार, ये भी ठीक है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता, ये दमन-दीव नहीं है भाई, ये है लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई जे के, ठीक है, आई जे के यही हो जाएगा, जबकि एल जो है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है सर्वाधिक केंद्र साक्षरता दर लक्षद्वीप में है, ना कि दमन दीव में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31वां देखते हैं आप। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम में सजाना है बोला है। तो कौन कौन से सही क्रम में आएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों आपको हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, पहले लाल बहादुर शास्त्री, फिर उसके बाद हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका राजीव गांधी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो है 1964 से 1966, इंदिरा गांधी जो है 1966 से 1970, और फिर 1980 में 1984। ठीक है, क्योंकि 2 बार ये इन्होंने प्रधानमंत्री बन रहे। ठीक है, इंदिरा गांधी ने। ठीक, तो उनका कार्यकाल लिखा है। ठीक है, राजीव गांधी 1984 से 1989। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी 1966। ठीक है, 13 दिन के लिए जो बने थे। ठीक है, फिर 1998 में 1998 से 2004 तक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्न क्रांतियों को उनके संस्थापक और प्रेरणा से मिलाइए बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब मिला के देखते हैं दोस्तों। ठीक है, श्वेत क्रांति जो हो जाएगा वर्गीज कुरियन। ठीक है, और हरित क्रांति हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, और सुनहरी क्रांति इसका यही है काशी नाथ पांडे। ठीक है, और नीली क्रांति जो है हर्षवर्धन। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जो है स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
अब इसको और डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। देखो सब दिया है कौन कौन सी क्रांति है, ठीक है। देखो यहाँ हरित क्रांति, ठीक है, नीली क्रांति दिया, पीली क्रांति, रजत क्रांति, गोल्ड क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, लाल क्रांति, ठीक है, और गुलाबी क्रांति और सुनहरी क्रांति, सभी क्रांति दिया है। तो इसको आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये इसी 4 ऑप्शन में पूछेगा दोस्तों। इसको जो पूछेगा ना तो 4 ही ऑप्शन के साथ पूछेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कौन कौन सी क्रांति है, ठीक है। ठीक है, ऐसी दे देगा जैसे कि हरित क्रांति दे देगा, ठीक है, और ये दे देगा और ऑप्शन को चेंज कर देगा और मिलाइए बोल देगा, ठीक है। तो ऐसा भी दे सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपन ऐसी क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33वां को। कथन दिया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः समुद्री क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। कारण गर्म समुद्री सतहें वाष्पीकरण को बढ़ाकर वायुमंडलीय अस्थिरता पैदा करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। व्याख्या है उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक प्रकार का तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर बनता है। इन तूफानों को बनाने और विकसित होने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वे महासागरों के ऊपर ही बनते हैं। जब ये चक्रवात भूमि पर पहुंचते हैं तो ये अपनी ऊर्जा खो देते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। गर्म समुद्री सतहें वाष्पीकरण को बढ़ाकर वायुमंडलीय अस्थिरता पैदा करती है। जब समुद्री सतहें गर्म होती है तो पानी अधिक तेज़ी से वाष्पित होता है, जिससे हवा में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है और यह गर्म नम हवा उठती है, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इस प्रकार की वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ जाती है, जिससे तूफान और अन्य चरम मौसम की घटनाएं हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया है ऊर्जा स्रोत दिया है और उनका प्रकार दिया है, तो ठीक है। तो ऊर्जा स्रोत देखते हैं, मिलाना है, ठीक है। तो देखो पहला का हो रहा है कोयला जो है पारंपरिक ऊर्जा है, ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा जो है ना अक्षय ऊर्जा भी है और गैर पारंपरिक ऊर्जा है। बट ऑप्शन के हिसाब से ना, ठीक है, यही फिट बैठ रहा है, ठीक है। इसका जो हो रहेगा जल विद्युत जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा है, ठीक है। ये अक्षय ऊर्जा भी है बट ऑप्शन के हिसाब से ये बैठ रहा है, ठीक है। और सौर ऊर्जा ये अक्षय ऊर्जा है। तो देखो सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा भी है, गैर पारंपरिक है, बट ऑप्शन के हिसाब से ही है, ठीक है। ऑप्शन कोई और मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और पेट्रोलियम हम जानते हैं जीवाश्म ईंधन है। अब इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आ सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया है पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में मुख्य अंतर यह है कि पारंपरिक स्रोत सीमित है और प्रदूषण फैलाते हैं, जबकि गैर पारंपरिक स्रोत नवीकरणीय है और पर्यावरण के लिए बेहतर है, ठीक है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? देखो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है और ये प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। और ये सीमित है, ठीक है। ये जीवाश्म ईंधन और सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इनके दहन से पर्यावरण को प्रदूषण होता है, ठीक है। ताप विद्युत, ठीक है, ये भी है, ठीक है। ताप विद्युत, ठीक है, यह ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाकर उत्पन्न की जाती है, जिससे प्रदूषण होता है, ठीक है। जल विद्युत, ठीक है, ये भी है, ठीक है। ताप विद्युत ये तो है, ठीक है। देखो जल विद्युत जो है यह ऊर्जा बांधों और जलाशयों में पानी के प्रवाह से उत्पन्न होती है, लेकिन इसके लिए बड़े पैमाने पर बांधों और जलाशयों की आवश्यकता होती है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। तो सौर ऊर्जा है, ठीक है। देखो सौर ऊर्जा जो है ये तो क्या बोलते हैं प्रकृति के ऊपर जो है, मतलब ये तो कभी वो होगा ही नहीं ना, ठीक है। यह ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, जो प्रदूषण मुक्त होती है। ये प्रदूषण इसमें क्या कौन सा प्रदूषण होगा, ठीक है। सौर ऊर्जा है वो तो सूर्य से आ रहा है, तो इससे कौन सा प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं होगा ना। पवन ऊर्जा, इससे भी कौन सा प्रदूषण होगा। देखो यह ऊर्जा पवन चक्कियों द्वारा पवन के प्रवाह से उत्पन्न होती है, यह प्रदूषण मुक्त होती है, ठीक है। और है देखो यहाँ पर है और ज्वारी ऊर्जा, यह ऊर्जा समुद्र में ज्वार भाटे के प्रवाह से उत्पन्न होता है, ठीक है। और है भूतापीय ऊर्जा, ये भी है, ठीक है। देखो यह ऊर्जा पृथ्वी के भीतर से प्राप्त गर्मी से उत्पन्न होती है, ठीक है। और एक और है बायोमास ऊर्जा, ठीक है। तो यह ऊर्जा जैविक पदार्थों जैसे पौधों और पशुओं के कचरे से प्राप्त होती है, ठीक है। और एक और है बायोगैस, ठीक है, ठीक है, ये भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है
पेट्रोलियम रिफाइनरी और उनका स्थान दिया है, मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर रिफाइनरी दिया है, इधर रिफाइनरी दिया है, इधर और राज्य दिया है, ठीक है, स्थान और राज्य, ठीक है। तो इसको जो मिलान करना है, तो देखो मथुरा का हो जाएगा, मथुरा जानते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। हल्दिया पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। नुमालीगढ़ हो जाएगा आपका असम में, ठीक है। और कोचीन ये हो जाएगा केरल में। राइट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल, नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम, कोचीन रिफाइनरी केरल, ठीक है। आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा पूरा पीडीएफ में, ठीक है। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे जितने भी अब कार्यक्षक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है सब आपको मैंने हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, मैंने बनाया है, ठीक है। आप इसी तरह से कूट वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो हमारे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आपको ही ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। पूरा कूट वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आने वाले टाइम में ऐसा लगेगा कि आप जो है हमारे चैनल से अगर रेगुलर देखते हैं तो ऐसा लगेगा आपको कि जो है कोई व्यापम के ही क्वेश्चन जो है देख रहे हैं, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। तो फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सीमेंट उद्योग दिया है, उसको स्थान दिया है, इसको मिलाना है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं, अब देखते हैं। तो देखो पहला चंद्रपुर जो हो जाएगा ये महाराष्ट्र, ठीक है, चंद्रपुर महाराष्ट्र। फिर सिद्दीपुर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। और डोलमिया नगर बिहार, ठीक है। और बगलकोट कहाँ है, कर्नाटक में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कथन दिया है झारखंड भारत का एक प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य है, कारण यहाँ प्रचुर मात्रा में बक्साइट, कोयला और लोहा और अभ्रक जैसे खनिज मिलते हैं। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है, ठीक है। डिटेल में देख लेते हैं इसको। व्याख्या है, झारखंड भारत का एक प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य है। यह राज्य कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बक्साइट, चूना पत्थर, तांबा अन्य खनिजों के लिए महत्वपूर्ण उत्पादक है। झारखंड में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिज है, जिसमें से कोयला है, ठीक है, लौह अयस्क है, अभ्रक है, ठीक है, अभ्रक है और है आपका यहाँ पर अभ्रक, बक्साइट है, चूना पत्थर, तांबा, यूरेनियम, पायराइट, ठीक है। पायराइट को एक और ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखो झारखंड पायराइट का भी एकमात्र उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। और इस वीडियो को जो है ना आप बार बार रिवीजन करना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, व्यापम की दृष्टि से, ठीक है। अब देखते हैं इसी पैटर्न से व्यापम पूछ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और इस हिसाब से पूछेगा, ठीक है। तो देखो उर्वरक संयंत्र और उनका स्थान दिया है, ठीक है। कॉलम 1 उर्वरक संयंत्र और स्थान दिया है, तो इसको मिलाना है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं, ठीक है। पहला एक हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, तालचेर हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। सिंदरी हो जाएगा झारखंड में। फिर तूतीकोरिन जानते हैं उत्तराखंड बोल रहा हूँ, तमिलनाडु, ठीक है। तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु और गोरखपुर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को, ठीक है। पूरा आप डिटेल में पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है, क्या है कैसा है पूरा एकदम डिटेल में। और पीडीएफ वगैरह में सब में भी ऐसी डिटेल दिया रहेगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 है, अब प्रमुख बंदरगाह दिया है और उनका राज्य दिया है। तो कॉलम 1 में बंदरगाह और राज्य दिया है, मिलाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कांडला हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। फिर पारादीप उड़ीसा, कोचीन जो हो जाएगा केरल, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। देखो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, जो है वो महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, मुंबई बंदरगाह। और सबसे गहरा बंदरगाह जो हो जाएगा विशाखापट्टनम, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये रहा आपका। और कितने जो अभी मेजर जो पोर्ट है वो 13, ठीक है, 13 पोर्ट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये सभी देख सकते हैं। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। मिलान करना है, कॉलम 1 में दिया है ट्रॉफी दिया है, मतलब कप दिया है और खेल दिया है, इसको मिलाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थॉमस कप हो जाएगा बैडमिंटन से, ठीक है। संतोष ट्रॉफी हो जाएगा फुटबॉल से। और डेविस कप हो जाएगा आपका टेनिस से। रणजी ट्रॉफी हो जाएगा क्रिकेट से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इतने जितने भी 40 क्वेश्चन थे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से इसी प्रकार से आएगा, आपका माइंडसेट उसी
तरीके से डेवलप भी हो जाएगा। अगर आप जो है हमारे साथ जुड़ते हैं और लास्ट तक मतलब एग्ज़ाम तक जुड़ते रहते हैं तो आपको जो है एकदम आपका जो माइंडसेट है ना एकदम व्यापम के पैटर्न के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जब एग्ज़ाम दिलाने जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमारे चैनल को ज्वाइन मतलब सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।